नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस वालों की एक टीम उस सबूत को देख नहीं पाई, किसी दूसरी टीम ने उस मामले की तफ्तीश की तो पता चला उस सबूत पर उस टीम की निगाह गई और केस खुल गया। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। 11 साल पुरानी यह वारदात है। तारीख है 12 फरवरी 2013। इस दिन बेंगलुरु में एक लोकेलिटी है संजय नगर। यहां रहने वाली एक महिला जो एक छोटे से बच्चे की मां भी थी, वो अपने घर से बाहर निकली और बाहर निकलने के बाद ऐसे गायब हुई कि फिर कभी किसी को मिली ही नहीं। 3 दिन बाद जाकर उस महिला की डेड बॉडी बरामद हुई और ये बॉडी मिली उसके घर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक जंगल में, जहां यूकलिप्टस के ढेर सारे पेड़ थे, जिसे हम बोलचाल की भाषा में सफेदे का पेड़ कहते हैं। वो बॉडी जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, सड़ चुकी थी और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 दिन का वक्त गुजर चुका था और बॉडी को देखने से ऐसा लगता था कि शायद उस महिला के साथ कोई फिजिकल अब्यूज़ या ज्यादती हुई है, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। अब जब जांच शुरू हुई तो पुलिस का पहला शक जो है उस महिला के पति के ऊपर ही गया, क्योंकि वो एक होम मेकर थी, हाउसवाइफ थी। बाहर कोई बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना उसका था नहीं। तो ऐसे में शक की सुई जो है वो पति की तरफ गई और पुलिस ने पति को गिरफ्तार भी कर लिया। पति गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के समय भी उसने कहा कि मैं बेगुनाह हूं, लेकिन जिस पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया उसने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, उसे जेल भेज दिया गया और वो तकरीबन 6 महीने तक जेल में सड़ता रहा। 6 महीने बाद उसने फिर से अदालत में अपनी बेगुनाही की दलील देते हुए जमानत की अर्जी लगाई और इस बार कोर्ट ने बेगुनाही की दलील पर तो नहीं, लेकिन इस बात पर कि कोई एविडेंस कंक्रीट उसके खिलाफ नहीं है, पुलिस ने उसके पति को जमानत पर रिहा कर दिया। आमतौर पर मुलजिमों को जमानत मिलती है, खासकर तब तो जरूर मिलती है जब पुलिस को या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो होती है उसको ये लगता है कि ठीक है, हमने तकरीबन सारी तफ्तीश कर ली है और अब अगर मुलजिम जेल से बाहर निकलता है तो वो सबूतों को नष्ट नहीं कर सकता, गवाहों को डरा धमका नहीं सकता। तो इस मामले में चूंकि सबूत और गवाह पुलिस के पास ज्यादा थे ही नहीं, तो पुलिस इस तरह का कोई दलील कोर्ट में पेश भी नहीं कर पाई कि इस आदमी के बाहर निकलने से हमारे केस पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसे में उस आदमी को जमानत मिल गई और अब पति जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया इंसाफ के लिए और उसने कहा कि इस मामले की जांच जो है वो लोकल पुलिस से लेकर इस मामले की जांच की तो शायद सच्चाई बाहर आ जाए। आमतौर पर यह देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे मुलजिम भी होते हैं जो बहुत शातिर होते हैं और खासकर पुलिस में जाकर कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, पुलिस से बात करके जांच की दिशा भटकाने की कोशिश करते हैं। पुलिस को यह लग रहा था शुरू में कि शायद ये मुलजिम भी उस तरह की चालाकी कर रहा है, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट में उसने अर्जी दी और हाईकोर्ट को वो अर्जी कन्विंसिंग लगी, हाईकोर्ट को लगा कि हाँ, इस मामले की जांच सीआईडी को दी जानी चाहिए, क्योंकि लोकल पुलिस अब तक कोई बहुत कंक्रीट एविडेंस उसके पति के खिलाफ नहीं ला पाई है। तो कोर्ट के ऑर्डर पर उस मामले की जांच फाइनली बेंगलुरु पुलिस की सीआईडी को दे दी गई। सीआईडी के एक इंस्पेक्टर हैं, नरवू ने केस की पूरी फाइल पढ़ी और उसके बाद महिला के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई और फिर उसके जो भी जानकार हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, खासकर जो मेल फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके बारे में भी पुलिस ने सीआईडी ने जानकारी जुटाने की शुरुआत की। बहुत सारे लोगों को सीआईडी की टीम ने स्कैन किया, मतलब ये देखा कि जिस दिन घटना हुई उस दिन उनकी मौजूदगी कहाँ थी और महिला के साथ उनकी कब कब बातचीत हुई, किससे बातचीत हुई, कितनी हुई। इस तरह से पुलिस वेयरअबाउट्स जिसे कहते हैं, यानी आगा पीछा जिसे कहते हैं, उन सारी चीज़ों को पुलिस जो है एग्जामिन कर रही थी, स्कैन कर रही थी और इस तरह स्कैन कर करके एक एक करके लोगों को पुलिस जो है इस मामले की जांच में अपने तौर पर क्लीन चिट देती जा रही थी और कुछ लोग शक के दायरे में भी पुलिस रख रही थी जिनसे पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना था। इस एक्सरसाइज में पुलिस को एक आदमी पर शक हुआ। ये आदमी एक बैंक का मैनेजर था और नाम था नरसिम्हा मूर्ति। ये जिस महिला की हत्या हुई थी उस महिला का एक डिस्टेंट रिलेटिव भी था, यानी दूर का रिश्तेदार भी था। एक और भी खास बात यह है कि ये नरसिम्हा मूर्ति जिस बैंक का मैनेजर था उसी कैनरा बैंक के ब्रांच में उस महिला का पति भी काम करता था। यानी देखा जाए तो पुलिस को अब नरसिम्हा जो कि उस महिला का रिलेटिव भी था, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पुलिस को बहुत कंक्रीट या कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे पुलिस उसे हिरासत में ले पाती या पूछताछ कर पाती। बस पुलिस को ऐसा लग रहा था, कोई इंट्यूशन
ये आदमी इन्वॉल्व हो सकता है। अब पुलिस ने मौका वारदात के बारे में एक बार नए सिरे से जानकारी जुटाई, एक बार मौका वारदात को रिविजिट करने का भी फैसला किया। और जब मौका वारदात पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने एक चीज़ गौर किया कि वहाँ पर जहाँ पर लाश मिली थी वहाँ पर उस महिला की हत्या नहीं की गई, बल्कि लाश को वहाँ पर कहीं और से लाकर डंप किया गया था, फेंका गया था। और ये उन्हीं दिनों की बात है जब ये घटना हुई थी। और उसके तकरीबन 6 महीने बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस मामले में कोर्ट में याचिका दी गई और 1 साल के ड्यूरेशन के अंदर सीआईडी इस मामले की कुछ इसी तरह से जांच कर रही थी। तो सीआईडी इस नतीजे पर पहुंची कि जहां पर बॉडी डाली गई थी वहां पर उस महिला की हत्या नहीं हुई। अब जाहिर है अगर हत्या कहीं और की गई और डेड बॉडी वहां लाकर डंप की गई तो जाहिर है किसी न किसी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया होगा। कोई आदमी उसको हाथों में उठाकर तो ला नहीं सकता। तो पुलिस ने सारे जो रिलेटिव्स हैं, जानकार हैं, मेल फ्रेंड्स हैं, उन सारे लोगों के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की कि किनके पास 3 व्हीलर या 4 व्हीलर जैसी गाड़ियां मौजूद हैं। और इस एफर्ट में, इस एक्सरसाइज में पुलिस को नरसिम्हा मूर्ति का नाम सामने आया पुलिस के सामने, क्योंकि नरसिम्हा मूर्ति बैंक मैनेजर तो थे, पैसे वाले थे और उनके पास एक मारुति ऑल्टो कार थी। पुलिस को ऐसा लगने लगा कि शायद हो सकता है कि उस मारुति ऑल्टो कार का भी कातिलों ने डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए या नरसिम्हा मूर्ति ने डिस्पोज ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया हो। पुलिस के पास नरसिम्हा मूर्ति की कॉल डिटेल भी थी। सारे सबूत पुलिस को जुटाने होते हैं और सारे सबूतों को एक दूसरे से जोड़ना होता है, जिसे बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कोरोबोरेट करना। अगर सबूत एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो स्टोरी खड़ी नहीं होगी, स्टोरी कंक्रीट नहीं होगी, पूरी नहीं होगी। तो इस मामले में पुलिस नरसिम्हा मूर्ति के मोबाइल फोन की सीडीआर भी निकलवाती है और उसका बड़ी बारीकी से पुलिस अध्ययन करती है, मुआयना करती है। लेकिन पुलिस को निराशा हाथ लगती है। नरसिम्हा मूर्ति के मोबाइल फोन से पुलिस को ऐसा कोई भी क्लू या एविडेंस या सस्पिशन वाली बात पुलिस को सामने नहीं मिलती जिससे ये लगे कि ये आदमी उस महिला के मर्डर में इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसे में पुलिस के रडार में बेशक नरसिम्हा मूर्ति का नाम हो, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच में आगे नहीं बढ़ पाती और फाइनली सीआईडी ये फैसला कर लेती है कि इस मामले को क्लोज कर दिया जाएगा, केस को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन केस जो है बंद करने से पहले सीनियर ऑफिसर से इजाजत लेनी पड़ती है। तो सीआईडी ने जब इस केस को बंद करने का फैसला किया और उसकी जो पूरी रिपोर्ट तैयार की, फाइल तैयार की, उस फाइल को सीआईडी ने उस समय के जो डीजी थे उनके पास भेजा और डीजी से उस मामले में कंसेंट मांगी। कहा कि हुजूर, अगर आपको लगता है कि इस केस में और इन्वेस्टिगेशन जैसी कोई बात बची नहीं है, कोई क्लू या एविडेंस हमें मिल नहीं पा रहा है, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो इस केस को बंद कर दें। लेकिन डीआईजी साहब ने उस केस को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अपनी इजाज़त देने से पहले उसकी फाइल को बहुत गौर से पढ़ने का फैसला किया। उन्होंने उस पूरी फाइल को बहुत गहराई से पढ़ा। उसी फाइल में, जैसा कि मैंने आपको बताया, नरसिम्हा मूर्ति के मोबाइल फ़ोन की डिटेल भी थी, जिसे सीडीआर कहते हैं। उस सीडीआर को जब डीजी ने देखा तो एक ऐसी बात उस सीनियर पुलिस ऑफिसर को नजर आई जो उनके दिमाग में खटकने लगी। वो बात थी घटना के दिन, यानी 12 फरवरी 2013 को नरसिम्हा मूर्ति का किसी आदमी को बहुत कम समय के अंतराल में 11 एसएमएस भेजना, टेक्स्ट मैसेज। डीजी ने सीआईडी के जो ऑफिसर्स थे जो इस मामले की जांच कर रहे थे उनको बुलाया और कहा कि इस पहलू को जरा आप एक्सप्लोर कीजिए कि ये 11 टेक्स्ट मैसेज नरसिम्हा मूर्ति ने किसको भेजे थे और क्यों भेजे थे। पुलिस की टीम ने फिर से उस मामले को देखना शुरू किया और ये पता किया कि वो आदमी कौन है जिसको नरसिम्हा मूर्ति ने 11 मैसेजेस भेजे थे। और पुलिस को पता चला कि उस आदमी का नाम है दीपक सी। ये दीपक सी नाम का जो आदमी है वो बेसिकली नरसिम्हा मूर्ति का एक दोस्त था, लेकिन पुलिस नरसिम्हा मूर्ति पर सीधे हाथ डालने की जगह सीआईडी की टीम ने यह तय किया कि वो पहले दीपक सी से पूछताछ करेगी। अब दीपक सी को पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। जिस महिला की हत्या हुई थी उसके बारे में जानकारी मांगी, लेकिन दीपक ने अपना मुंह बिल्कुल सी कर रखा। उसने कोई बात पुलिस को नहीं बताई और सारे सवालों का जवाब मुझे नहीं पता, क्या पता, मुझे नहीं पता है, याद नहीं है, इस तरह के शब्दों में वो जवाब देता रहा। हार कर पुलिस ने यह तय किया कि वो अब दीपक सी का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाएगी। ब्रेन मैपिंग टेस्ट आपको पता है कि एक फॉरेंसिक एग्जामिनेशन का तरीका होता है जिसमें दिमाग में बहुत सारे सेंसर्स जो है वो बाहर से लगा दिए जाते हैं और सवाल जवाब किए जाते हैं। उन सवाल जवाब को जिस तरह से सब्जेक्ट या एक्यूज्ड कहने या शक के दायरे में रहने वाला आदमी जिस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, उससे जो है पुलिस को एक हिंट मिलता है कि
अपराध में उस आदमी की भूमिका क्या है या फिर जांच की दिशा क्या होनी चाहिए। तो ब्रेन मैपिंग टेस्ट पुलिस ने करवाने का फैसला किया दीपक का, और दीपक की ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुई। उस ब्रेन मैपिंग टेस्ट में दीपक से जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उन 11 मैसेजेस के बारे में कई सारे सवाल पूछे, और उन सवालों के जवाब में पुलिस को यह पता चला कि वो मैसेज का जो मेन क्रक्स था या टेक्स्ट का मेन क्रक्स था या निचोड़ था वो यही था, डिड यू थ्रो, यानी क्या तुमने फेंक दिया, क्या तुमने उसे फेंक दिया। बार बार ये सवाल, ये मैसेज जो है उसको भेजा गया था। इस तरह की जानकारी दीपक के ब्रेन मैपिंग टेस्ट से सामने आई। अब एक महिला जिसकी हत्या कहीं और की गई, लाश कहीं और फेंकी गई, यहां डिड यू थ्रो वाली बात आ रही है, तो दोनों चीजें एक दूसरे से मिल रही थी। पुलिस का शक अब इस बात पर गहरा गया कि ये डिड यू थ्रो कहीं उस महिला की लाश को निपटाने की बात तो नहीं हो रही है। ब्रेन मैपिंग का वो पूरा एपिसोड जब ओवर हो गया तो अब पुलिस ने दीपक को फिर से हिरासत में लिया और इस बार उसके साथ सख्ती की, और डिड यू थ्रो के बारे में पुलिस ने उससे पूछना शुरू किया। अब दीपक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ब्रेन मैपिंग के दौरान उसके सीने में जो सच्चाई थी वो कुछ हिस्सा उसका बाहर आ चुका था। अब जब दीपक से सख्ती से पूछताछ हुई तो दीपक ने ये बात कबूल कर ली कि हाँ, वो लाश फेंकने की ही बात हो रही थी, और उस लाश को फेंकने में जो नरसिम्हा मूर्ति है उसके अलावा एक और आदमी भी शामिल था जिसका नाम है हरि प्रसाद, और खुद दीपक वो तो शामिल था ही। अब सवाल है कि उस महिला को इन लोगों ने कैसे अपने कब्जे में लिया, उसके साथ किसने ज्यादती की, क्यों ज्यादती की। हरि प्रसाद नाम का ये आदमी जो तीसरा कैरेक्टर जिसके बारे में दीपक सिंह ने बताया, इसका क्या रोल था। ये तमाम सवाल अब पुलिस के सामने थे और पुलिस को इनका जवाब जानना था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस केस को अब कई सालों का वक्त गुजर चुका था, तो पुलिस ने यह तय किया, अब जब नए सिरे से इस मामले को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी कई सालों के बाद, अभी की बात है ये इन्वेस्टिगेशन का सेकेंड एपिसोड, तब पुलिस ने यह तय किया कि अब पुलिस ये पता लगाएगी कि जो ऑल्टो कार है वो ऑल्टो कार किसकी है और उसका इस्तेमाल कैसे हुआ, और क्या ऑल्टो कार के अलावा किसी और कार का भी इस्तेमाल उस महिला की लाश को डिस्पोज ऑफ करने में किया गया। तो पुलिस ने जब दीपक से पूछताछ की और दीपक के बताने पर हरि प्रसाद नाम के आदमी से पूछताछ की, तो ये पता चला कि नरसिम्हा मूर्ति के पास तो एक ऑल्टो कार है ही, लेकिन साथ ही हरि प्रसाद के पास एक मारुति स्विफ्ट कार भी है, और उस महिला की लाश को ठिकाने लगाने के लिए इन दोनों कारों का इस्तेमाल किया गया था। अब पुलिस ने हरि प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की। उसने भी इस महिला के कत्ल में अपना हाथ होने की बात कबूल कर ली, जिस तरह से दीपक ने कबूल किया, और यह भी बताया कि लाश निपटाने में उसके स्विफ्ट कार का इस्तेमाल हुआ। हालांकि पुलिस ने जब उसके स्विफ्ट कार की बड़ी बारीकी से तलाशी ली तो उससे कोई भी ऐसा एविडेंस, कोई भी ऐसा सुराग, ब्लड स्टेन, कोई भी चीज पुलिस के हाथ नहीं लगी। आप वजह समझ सकते हैं, क्योंकि ऑल्टो के बारे में भी पता लगा लेते हैं। तो पुलिस ने जब मारुति ऑल्टो कार के बारे में पता लगाया तो ये पता चला कि नरसिम्हा मूर्ति जो उस कार का ओनर था, बैंक मैनेजर, उस आदमी ने वो मारुति ऑल्टो कार किसी और को बेच दी थी। पुलिस को झटका सा लगा, लेकिन पुलिस ने अब उस आदमी से पूछताछ करने का फैसला किया जिसके पास मारुति ऑल्टो कार है। उससे जब पूछताछ हुई तो उस आदमी को इस घटनाक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वो तो सेकंड हैंड कार खरीद कर उसे यूज कर रहा था। पुलिस ने अब उस कार को एग्जामिन करने का फैसला किया, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने लंबे समय के बाद पुलिस ने जब उस कार की सीट को अच्छी तरह से देखा, चेक किया, उसके स्पंज को फाड़ कर, काट कर उसके अंदर से एविडेंस कलेक्ट किए, तो देखा कि उसके स्पंज में अब भी 10 साल बाद खून के निशान मौजूद थे, क्योंकि वो सीट और उसका सीट कवर इंटैक्ट था। सेकेंड हैंड कार खरीदने वाले आदमी ने उसके सीट कवर में कोई तब्दीली नहीं की थी और सीट को भी जस का तस छोड़ रखा था, क्योंकि उसे पता भी नहीं था कि इस कार में कोई लाश निपटाई भी गई है। अब पुलिस ने वहां से खून के धब्बे, खून के निशान ऑल्टो कार के स्पंज से, सीट से बरामद किए, और पुलिस ने जब डेड बॉडी बरामद की थी तो उसके कपड़ों से जो खून के धब्बे थे वो भी पुलिस ने अपने पास कलेक्ट करके रखे थे। तो इन दोनों चीज़ों का पुलिस ने मिलान कराया, और फौरी तौर पर, या आप ये कह सकते हैं कि प्राइमा फेसाई, वो ब्लड जो है वो मिलते हुए नजर आए, क्योंकि ब्लड ग्रुप एक ही था। अब जाहिर है इसका डीएनए एग्जामिनेशन भी होगा, जिससे पता चले कि हाँ, मरने वाली जो महिला थी उसको इसी कार में लेकर जाया गया था। तब डीएनए एग्जामिनेशन से ये बात और एस्टैब्लिश हो जाएगी, क्योंकि फिर दोनों खून एक ही आदमी का निकल आएगा। अभी तो ब्लड ग्रुप से सिर्फ पहचान हुई है कि हाँ, उस महिला की ही लाश इस गाड़ी में लेकर जाया गया था। अब सवाल यह है कि पुलिस के पास 3 सस्पेक्ट या 3 आरोपी मौजूद है, और इन 3 आरोपियों ने उस महिला को कैसे अगवा किया, क्यों उनकी हत्या की, ये सवाल है। तो उस सवाल का जवाब ये है कि ये जो नरसिम्हा मूर्ति नाम का आदमी है, जो उस महिला का रिलेटिव है, बैंक मैनेजर, उसने उस महिला को ल्यूर किया था, झांसा दिया था और अपने साथ चलने के लिए बुलाया था। वो महिला नरसिम्हा मूर्ति, जो कि उसका रिलेटिव था, उसके पास आई थी, और नरसिम्हा मूर्ति उसे एक क्लब में लेकर गया था, जिस क्लब में उस महिला को घुमाने दिखाने की बात उसने बताई थी। ये महिला उस क्लब में गई। उस क्लब में नरसिम्हा मूर्ति के 2 दोस्त